प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का किया उद्घाटन। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 समारोह में होने वाले हैं शामिल। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम आवास योजना कार्यक्रम में भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, काश बचपन में मैं भी ऐसे घर में रह पाता। करीब 2000 करोड़ रुपए के 8 प्रोजेक्ट की रखी बुनियाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन की 670 करोड़ रुपए की लागत से बनी 35 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। श्री राम मंदिर में आज यज्ञ अग्निकुंड की हुई स्थापना। विशेष वैदिक विधि के जरिए की गई अग्नि प्रज्वलित। 22 तारीख के समारोह की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या धाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, पूरे देश और उत्तर प्रदेश में उत्साह का है माहौल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में सील वजू खाने की कल सुबह 9 बजे से होगी सफाई। दोनों पक्षों की मौजूदगी में नगर निगम करेगा सफाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले प्रधानमंत्री की यात्रा, जो कर्नाटक की यात्रा है, उससे जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का शुभारंभ किया। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का यह परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा ये शुभारंभ देश को एरोस्पेस और विमानन क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। पीएम ने बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का शुभारंभ किया। ये कदम इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया को नई रफ्तार देगा। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का ये परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। पीएम ने कहा कि इस परिसर से भारतीय ही नहीं, वैश्विक विमानन बाजार को भी नई ताकत मिलेगी। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस संकल्प को सशक्त करता है। ये कैंपस भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को और अधिक मजबूत करता है। आज का ये दिन इस बात को भी सेलिब्रेट करता है कि एक दिन भारत इस फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट ऑफ द फ्यूचर को भी डिजाइन करेगा। प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत की। पीएम इसकी लाभार्थियों से भी मिले। इस पहल का उद्देश्य देश भर से लड़कियों को विमानन क्षेत्र में प्रवेश हेतु प्रेरित करना है। यह पहल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान करेगी। पीएम ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने बोइंग की पहल की तारीफ की। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज भारत के पायलट्स में से 15% विमेन पायलट्स हैं। और इसका महत्व तब समझ में आएगा कि ये ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। आज जिस बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, उससे भारत के एविएशन सेक्टर में हमारी बेटियों की भागीदारी और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत का विमानन बाजार पूरी तरह से बदल गया है। पीएम ने कहा कि इस क्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए आज नए अवसर पैदा हुए हैं। पीएम ने इसके पीछे नए नजरिए को वजह बताया। आज हम सभी भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर इतने उत्साह से भरे हैं, लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे ग्लोबल एविएशन सेक्टर में
भारत इतना आगे बढ़ गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की एस्पिरेशंस और ईज ऑफ लिविंग को सर्वोपरि रखते हुए काम करता है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री एरोस्पेस क्षेत्र में काम कर रहे दिव्यांगों से विशेष रूप से मिले। पीएम ने उन सभी की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन किया। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है। आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए जनता से 22 जनवरी को अपने घरों को राम ज्योति से रोशन करने का एक बार फिर से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को जलाई जाने वाली राम ज्योति लोगों के जीवन से गरीबी दूर करने के लिए प्रेरणा बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे के दौरान PMAY शहरी के तहत पूर्ण किए गए 90,000 से भी अधिक घर सौंपे गए। इसके अलावा वो सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 घर भी उन्होंने सौंपे, जिनके लाभार्थियों में हजारों हथकरघा श्रमिक, विक्रेता, पावरलूम श्रमिक, कचरा बीनने वाले, बीड़ी श्रमिक, ड्राइवर और अन्य लोग शामिल हैं। सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। बेहतर स्वास्थ्य का सशक्तिकरण। अपनाइए न्यू इंडिया की युवा भारत हेल्थ पॉलिसी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब WhatsApp पर भी उपलब्ध। आपका विश्वास हमारी शक्ति। आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी। आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे।
आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ से देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 670 करोड़ रुपए की लागत से बनी सीमा सड़क संगठन की 35 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं देश के विकास में अहम योगदान निभाएंगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों को देश की मुख्य धारा का हिस्सा मानती है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान नहीं दिया। श्री सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर सरकार विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है ताकि सीमा पर रहने वाला हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और देश से जुड़ा हुआ महसूस करे। भारत के सीमावर्ती इलाकों में बीआरओ ने जिस प्रकार से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, सड़कों, पुलों इत्यादि के माध्यम से जिस तरीके से एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने का काम किया है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरी दृष्टि में यह कनेक्टिविटी सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों की ही नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ने में सहायक सिद्ध हुई है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे रामनगरी अयोध्या। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। न्यू इंडिया की डिजिटल पहल अपनाइए न्यू इंडिया की यंग इंडिया डिजी हेल्थ पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद और अब आपको हम लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या। तो श्री राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी के मुख्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले के अनुष्ठान चल रहे हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान गर्भगृह में खड़ी की गई प्रभु श्री राम की मूर्ति की तस्वीर भी सामने आ गई है। रामलला की प्रतिमा में अभी आंखों पर पट्टी बांधी गई है, जिन्हें 22 तारीख को खोला जाएगा। आज सुबह भगवान गणेश समेत अन्य देवताओं की पूजा के बाद 9 बजे अरणि मंथन से अग्नि उत्पन्न की गई। सरल भाषा में कहा जाए तो यज्ञ की अग्नि को खास वैदिक तरीके से उत्पन्न किया गया। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठान के चौथे दिन के अनुष्ठान शुरू हो गए। अरणि मंथन से प्रकट होने वाली अग्नि की आज यज्ञ कुंड में स्थापना की जा रही है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बस 2 ही दिन का अब समय रह गया है। आज महाअनुष्ठान का चौथा दिन है, जिसकी शुरुआत गणेश पूजन से हुई, जिसमें मंदिर परिसर में अरणि मंथन से ये अग्नि प्रज्वलित की गई। अब कई अनुष्ठान भी
आगे किए जा रहे हैं। इससे पहले रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह में लाया गया है और भगवान श्री राम का जलाधिवास और गंधाधिवास भी किया गया। कुल मिलाकर इस समय पूरी अयोध्या राम के रंग में रंगी हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री राम लला की शुभ प्राण प्रतिष्ठा पौष माह के शुक्ल पक्ष की कूर्म द्वादशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। 16 जनवरी से अयोध्या में शुरू हुए 7 दिनों के विशेष अनुष्ठान का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी आज कई प्रकार के विशेष अनुष्ठानों को पूरा किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 20 प्रकार के संस्कारों को आज एक तरीके से पूरा करने की प्रक्रिया चलेगी। आज चौथे दिन विशेष अनुष्ठान के तहत अरणी मंत्र के माध्यम से अग्नि को वेदी तक स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में विशेष तौर पर वहां पे 2 मंडप बनाए गए हैं, जिनके बीच में 9 बड़ी वेदियां बनाई गई हैं, जिसपे महायज्ञ होगा और इस महायज्ञ में नवग्रह शांति के लिए विशेष प्रकार की आहुतियां डाली जाएंगी। उसके माध्यम से उसको एक तरीके से ग्रहों की शांति की पूरी व्यवस्था की प्रक्रिया जो आज संस्कारों में निमित्त है, उसका काम आज पूरा किया जाएगा। इसके अलावा बीते कल यानी कि तीसरे दिन अनुष्ठान को जो अधिवास का प्रक्रिया शुरू हुई थी विशेष प्रकार के, उसमें कई प्रकार के अधिवास आज भी किए जाएंगे, जिसमें शुद्धिकरण के बाद की प्रक्रियाओं को शामिल किया जाएगा। काशी के विशेष विद्वानों के साथ साथ कुल 121 जो विद्वान हैं, वो इस प्रकार के जो आचार्य हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करवा रहे हैं और उनके माध्यम से ये विशेष प्रकार के 7 दिन का अनुष्ठान चल रहा है। ट्रस्ट की ओर से नियुक्त किए गए यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हम जानते हैं भगवान श्री राम की प्रतिमा उस मंडप तक, मंच तक पहुंच चुकी है कल ही, जहां पर उसको स्थापित होकर प्राण प्रतिष्ठा होना है। अब सबको इंतजार 22 जनवरी का है, जिसके बाद सबको रामलला के दर्शन हो पाएंगे। कैमरा सहयोगी मोंटी सिंह के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, DT न्यूज, अयोध्या धाम से। तो सबको इंतजार है बेसब्री से और अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब केवल 3 दिन रह गए हैं। देश भर से अयोध्या पहुंचे भक्तों के लिए आज रामलला के अस्थायी मंदिर में दर्शन करने का अंतिम दिन है। इस मौके पर अयोध्या की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में राम भक्त श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, जो भगवान का दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंचे हैं और चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। और इन सब के बीच 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बटन दबाकर रूफटॉप माउंटेड सोलर बोट सर्विस का उद्घाटन किया। साथ ही सरयू नदी में बोट पर सवार होकर नदी किनारे बने फ्लोटिंग जेटी और फ्लोटिंग बोट चार्जिंग स्टेशन का भी जायजा लिया। इस नाव को यूपी नेडा यानी कि उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण द्वारा विकसित किया गया है। ये बोट पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बोट के परिचालन को लेकर तमाम तकनीकी पहलुओं के निरीक्षण के साथ ही इनलैंड वाटरवेज के विकास के लिहाज से अयोध्या में हो रहे प्रयासों के बारे में जानकारी ली। और अयोध्या दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश और उत्तर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम की तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न होना है। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में समारोह की दृष्टि से बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन की इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहां पर आया हूं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने की सभी तैयारियां चल रही हैं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को
चाहे वह यहाँ के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहाँ की सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करना होगा ताकि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो भक्तों में उमंग और उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। भक्तों का कहना है कि 22 तारीख का दिन दीपावली की तरह मनाया जाएगा। बहुत ही बढ़िया मंदिर है, पुरानी है और लगता है ये अपने 500-600 साल पुरानी होगी और इसी तरह अयोध्या में भी 500 साल बाद हमारे श्री राम जी हमारे यहाँ आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी और इस दिन को हम पूरे भारतवर्ष में दिवाली के त्यौहार के जैसा मनाएंगे। और रामलला ने भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर लिया है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष पूजा का आयोजन शुरू हो चुका है। रामलला के मंदिर में प्रवेश के साथ ही पूरा देश राममय हो चुका है। तो हमारे संवाददाता ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल से ये खास बातचीत की। पूजा का विधान जो शुरू हुआ है, वहाँ रामलला विराजमान की जो मूर्ति है वो गर्भगृह में पहुंच चुकी है। उसके बाद की तैयारी किस तरह से है? दिव्य स्नान होगा और इसके बाद 20 और 21 को जो निर्धारित शास्त्रीय विधान है उससे अनुष्ठान का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। 22 को चरम पर रहेगा और 22 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। कामेश्वर, जैसे कि रामलला विराजमान की जो मूर्ति है अब जब गर्भगृह में आ गया तो साक्षात भगवान के रूप में अब उनका विग्रह हो चुका है, वहाँ स्थापित है। सारा देश जो राममय का वातावरण बना हुआ है, राममय के इस ध्वनि में अयोध्या की नगरी भी पूरी तरह से सजी हुई है। अयोध्या के इस नए उत्सव को, देश के नए उत्सव को आप किस रूप में देखते हैं? हमको लगता है कि राम जिस राज्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए राजकुमार के रूप में जंगल में गए थे और जब वो 14 वर्ष के बाद लौट के मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए थे, वैसे ही मुझे लगता है कि ये संघर्ष जो था वो राजकुमार का था और अब जो लौट के आएंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम करके वो राम का चरित्र देश की जनता के मन में प्रतिष्ठापित होगा। केवल अयोध्या के इस मंदिर में राम नहीं होंगे, भारत के हर एक नागरिक के हृदय मंदिर में राम विराजमान होंगे। ये परिवर्तन दिखाई देगा। राम और राम मंदिर का की जो ये स्थापना है और कल जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 तारीख के बाद जो है, ये भारत में किस तरह का एक संस्कार और किस तरह का एक चेतना जगाने का काम करेगा? देखिए, राम का नाम ही लेते हुए मन में एक भाव प्रकट होता है और इस देश को हजारों वर्षों के संघर्ष में यदि जिंदा रखा तो वो 2 ही भाव था, एक राम, एक कृष्ण, एक शंकर। भारत के
अंदर ये तीनों मूर्ति जो है ये भारत की आत्मा है। उसके बगैर भारतीय संस्कृति की सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। जन के राम और रामलला विराजमान की 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अभी चल रही है, रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं और आगे की तैयारी की पूरी प्रक्रिया जो है आज से एक विधिवत प्रक्रिया अलग से पूजा, विशेष पूजा का भी आयोजन शुरू हो रहा है। विनोद मिश्रा, डीडी न्यूज के लिए। और अयोध्या आ रहे लोग भगवान रामलला के दर्शन के साथ साथ हनुमानगढ़ी भी जाते हैं। भगवान हनुमान के दर्शन करने पहुंचे कुछ लोगों और भजन गायक रत्नेश दुबे से बात की है हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह ने। हनुमानगढ़ी के बाहर प्रयागराज से पहुंचे रत्नेश दुबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भजन गायक हैं। भगवान राम की अवध नगरी में जरा कुछ भगवान राम के लिए हो जाए। अब यहाँ तो फिलहाल राजा राम जी विराजमान हो रहे हैं, लेकिन मुझे एक मिथिला की गारी याद आ रही है, क्योंकि अवध नगरी आपने नाम लिया। गाली और गारी में ये फर्क है कि गाली वो देता है जो क्रोध में होता है, जो सुनता है उसको भी क्रोध आता है, और गारी वो देते हैं जो प्रसन्न होते हैं, जो सुनते हैं उनको अति प्रसन्नता होती है। तो भगवान जब पहली बार मिथिला पहुंचे तो मिथिला की सखियों ने उनको पकड़ा। सीधे चलते हैं इस समय चेन्नई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में